AMBO एग्रीटेक लिमिटेड का आ रहा है IPO। एंड ये कंपनी का बिजनेस क्या है? ये कंपनी का बिजनेस है एडिबल ऑयल्स, वनस्पति एंड बंगाली स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सबको मैन्युफैक्चर करना। बट कैसे मैन्युफैक्चर करना? आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग करना। मैं समझाऊंगा इसका मतलब। बिस्किट्स को मैन्युफैक्चरिंग करना। ठीक है, ट्रेडिंग ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड लाइसेंस्ड ऑयल एंड सोयाबीन मील। सो इस कंपनी के बेसिकली 3 बिजनेस मॉडल है। ठीक है, ये कंपनी बेसिकली 3 बिजनेस मॉडल। ओके, अब यहां पर सबसे पहला क्या बिजनेस है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिस्किट्स। ओके, मीन्स बिस्किट मैन्युफैक्चर करना। ओके, सेकंड क्या बिजनेस है? ऑयल। हम सिर्फ यहां पे शॉर्ट कर रहे हैं ऑयल। ठीक है, ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करना। मतलब क्या? मतलब फॉर एन एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, ये एक कंपनी है जिसका नाम है AMBO ओके लिमिटेड। अब ये क्या करती है? ये यहां पर एक फैक्ट्री है। ओके, यहां पर एक फैक्ट्री है जिसको जो ऑयल बनाना जानता है, एंड AMBO चेक कर लिया है प्रॉपरली कि वो ऑयल जो बनाता है वो परफेक्टली अच्छा बनेगा कि नहीं। मतलब AMBO को भरोसा है, ठीक है, इस पे। एंड सारा वो टेस्टिंग फूड्स ये सब सब चेक कर लिया है। ये चेक करने के बाद AMBO ने कॉन्ट्रैक्ट किया फैक्ट्री के साथ, तुम ऑयल बनाओ। ओके, तुम ऑयल बनाओ, मैं तुमसे खरीदूंगा और मैं बेचूंगा उस पे AMBO का पैकेजिंग करके, ब्रांड लगा करके। और अगर वो ऑयल खा करके किसी इंसान को कुछ भी दिक्कत होता है या कोई भी कंप्लेन्स है, तो वो लाइबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी किसका रहेगा? AMBO लिमिटेड। ठीक है, वो फैक्ट्री का नहीं रहेगा, बिकॉज फैक्ट्री के अपना ब्रांड नेम दे रहे हैं। नहीं, ब्रांड नेम किसका है? AMBO लिमिटेड। तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका रहेगा। एंड ये क्या करता है? फैक्ट्री से लेगा, यहां भेज देगा। और या फैक्ट्री को भी बोल सकता है कि अब ये फैक्ट्री मेरा हुआ। ओके, तो तुम बनाओ, तुम सब कुछ अपने हिसाब से करो, बस मैं बेचूंगा इसको। ठीक है, तो इसको बेसिकली बोलते हैं आउटसोर्सिंग। तीसरा क्या करता है? लाइसेंस्ड क्रूड ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल का ट्रेडिंग। मींस जो कंपनी इसे मैन्युफैक्चर करती है उससे ये बल्क में खरीदता है। ओके, बल्क बाई करता है AMBO, एंड उसके बाद रिटेलर्स, होलसेलर्स, इन लोगों को सेल करता है डायरेक्ट, या फॉर एन एग्जांपल कंज्यूमर्स को भी डायरेक्टली सेल करता है। तो ये 3 बिजनेस है ये कंपनी का। ओके, आपको समझ में आ चुका होगा कि इस कंपनी का बिजनेस ओवरऑल क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये 3 बिजनेस मॉडल है। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले ये जानना बहुत बेहद ज़रूरी है कि वो कंपनी का बिजनेस या वो कंपनी का रेवेन्यू आएगा कहाँ से, उस कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। मैं ये भी नहीं कहता कि उस कंपनी का हर बिजनेस को समझना ज़रूरी है, बट अगर आप उस पर पैसा लगा रहे हैं एज एन इन्वेस्टर, ठीक है, तो आपको उसका बिजनेस को समझना ज़रूरी है ओवरऑल, कि वो बिजनेस में पैसा कैसे कमाया जाएगा, वो बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, और अगर आप नहीं समझ पाएंगे, यहाँ मैं हूँ ही आपको समझाने के लिए। यहाँ आप आ जाइएगा आपके अपने YouTube चैनल पे और आप समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा। तो मैंने अभी तक क्या समझाया? ये कंपनी का बिजनेस है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था 1994 में। ओके, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था 1994 में। मीन्स ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए हुए अप्रोक्सीमेटली मोर देन 20 ईयर्स हो चुका है। ओके, अब ये कंपनी का जो भी बिजनेस है अभी एक्सपैंड कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं इस कंपनी के टोटल मॉडल। ठीक है, कि एक मतलब मॉडल इन द सेंस पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन 31 मार्च 2020। ठीक है, मीन्स 2020 में इसके जो टोटल एसेट्स थे वो ये थे, और हर साल इसके टोटल एसेट्स बढ़े। बट वेट,
आप यहाँ देख करके बस खुश हो जाते हैं कि टोटल एसेट्स बढ़े। देखिए तो सही कि किस तरीके से बढ़े। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे ना कि टोटल एसेट्स में क्यों बढ़त हुआ, इन्वेंट्रीज बढ़ाया गया, ठीक है, एंड ट्रेड रिसीवेबल्स थोड़ा बढ़ गया, ये दोनों के वजह से ही टोटल एसेट्स बढ़ गए। सो एज इफ बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव नहीं होता है इन्वेंट्री का बढ़ना, ठीक है, इन्वेंट्री का बढ़ना नेगेटिव भी हो सकता है। वाई? अनसोल्ड गुड्स हमने आज 1 लाख पीस कोई भी गुड को खरीदा एज एन इन्वेंट्री, हमारा सेल हुआ है सिर्फ 20,000, ठीक है, तो हमारा इन्वेंट्री कितना रहा? 80,000। 80,000 पीसेस का हमारा इन्वेंट्री है, ओके, क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट ईयर हमने और परचेज किया 1 लाख, ठीक है, हमारा सेल्स जो है वो अब हुआ है सिर्फ और सिर्फ मात्र 10,000, ठीक है, या मान के चलिए हमने परचेज ही नहीं किया, हमने कोई परचेज नहीं किया क्योंकि हमारे पास तो पहले से था। अब नेक्स्ट ईयर हमारा सेल जो है वो कितना हुआ है? मात्र 10,000। हमारा इन्वेंट्री कमा ना, लेकिन यहां पर क्या कोई परचेज हुआ? नहीं। तो इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि सेल्स ड्रॉप हुआ है। अगर यहां परचेज होता, ठीक है, तो इन्वेंट्री बढ़ता। तो इसलिए इन्वेंट्री कम ना बढ़ना बहुत कोई बड़ा एनालिसिस नहीं, मतलब अकेले इन्वेंट्री को अगर हम देखते हैं तो हम कोई एनालाइज नहीं कर सकते कि क्या हुआ है, अच्छा है बुरा है, हमें उसके साथ सेल्स का फिगर्स भी लेना पड़ता है, रेवेन्यू का, तब जाकर के हम समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू पहले, ये ऑल द फिगर्स आर इन लैक्स, तो 74 करोड़ के आसपास था। उसके बाद बहुत घटा, 47 करोड़ के आसपास हुआ। उसके बाद डबल्ड हो गया, नियरली 94-95 करोड़ के आसपास हुआ। एंड अभी तक फर्स्ट क्वार्टर में इसने परफॉर्म किया है 16 करोड़ के आसपास का इसने सेल्स किया। मैं बोलूँगा एक डिसेंट सेल है। ऑब्वियस का बात है कि बहुत ज़्यादा कोई सेल नहीं है, बट एक डिसेंट सेल है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से ग्रोथ हुआ है, यहाँ पे घटा है बट यहाँ पे फिर ग्रोथ हुआ है, ठीक है। टोटल बोरिंग्स घटा है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो लिटिल बिट गुड कि बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है बल्कि घटा ही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं एबिटा मार्जिन, ठीक है, एबिटा मार्जिन हर साल बढ़ा है, ठीक है। एबिटा मार्जिन मतलब क्या होता है? अगर आपको सिंपल भाषा में समझाएं, सारे खर्चे को लेस करके अगर हम जो प्रॉफिट आया उसको सेल्स के ऊपर परसेंटेज निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं एबिटा मार्जिन, जिसको अगर मैं पाती भाषा में हिंदी शब्द में अगर कहूँ, ठीक है, अगर एक बिजनेसमैन के शब्द में कहूँ जो कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन है, वो उतना क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, बट वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, ठीक है, तो मैं अगर एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे हाथ में बचा कितना और हमने कितना सेल्स किया, हमने बस प्रॉफिट निकाल दो, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो। तो इसलिए एबिटा मार्जिन इसका बढ़ा है। मतलब फॉर एन एग्जांपल, अगर 2020 में जितना का भी सेल्स करे, जितना का भी प्रॉफिट करे, हमें नंबर से मतलब नहीं, हमें मतलब है परसेंटेज से। तो 2020 में अप्रोक्सीमेटली कमाता था 1%, 2021 में वो बढ़कर के हो गया नियरली अबाउट 2%, 2022 के एंड में वो बढ़कर के हो गया नियरली अबाउट 3%, एंड आज के दिन फर्स्ट क्वार्टर में नियरली अबाउट 5% या 4% के आसपास ये हो गया। तो दैट्स लिटिल बिट पॉजिटिव कि हाँ, इसके एबिटा मार्जिन बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब ये कंपनी का जो पोजीशन है वो डे बाई डे सुधर रहा है। बहुत ज़्यादा ये खर्चा, मतलब खर्चे को और इनकम को ये मैनेज करके चल रहा है, अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर को ये मैनेज करके चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका इनकम बहुत कम हो रहा है और खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है इशू के, ये इशू क्यों लाया जा रहा है, जो भी लिखा गया मेरे को फालतू लगता है, ठीक है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, सीधा सीधी बात, इसको पैसे का जरूरत है फॉर डायर टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस, ग्रो, इसीलिए, ठीक है। आईपीओ कब ओपन हो रहा है? 21 नवंबर को। कब क्लोज हो रहा है? 24 नवंबर को। फेस वैल्यू रहने वाला है 10 पर शेयर, प्राइस रहने वाला है 30 पर शेयर। लॉट साइज होने वाला है, एक लॉट में रहेंगे 4000 शेयर्स। 4000 शेयर्स 30 रुपीज मीन्स 1,20,000 होने वाला है एक लॉट का वैल्यू। मतलब आज अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपको करना पड़ेगा 1,20,000 मिनिमम, और अगर आपको उससे ज़्यादा करना है तो आपको करना पड़ेगा 2,40,000 मीन्स 1,20,000
या फिर हर एक लॉट 1,20,000 का, या एक लॉट लीजिए फिर 2 लॉट लीजिए, लॉट पे आपको लेना पड़ेगा, आप पीसेस पे नहीं डील कर सकते, ठीक है। फिक्स्ड प्राइस इशू होने वाला है, बुक बिल्डिंग नहीं होने वाला है, मतलब फिक्स करके दे दिया है कंपनी ने कि हाँ 30 रुपीज़ ही मेरे को चाहिए, 30 रुपीज़ ही प्राइस है, ठीक है। HNI के लिए 50 शेयर्स ऑफर किया गया है, रिटेल शेयर्स सॉरी रिटेल के लिए 50 मीन्स दोनों का 50-50% रहेगा, 50% 50%, ठीक है। जो भी ऑफर होने वाला है जो कि 10 करोड़ के आसपास का होने वाला है, तो 5 करोड़ HNI के लिए है और 5 करोड़ रिटेल के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो भी कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं वो है मिस्टर उमेश कुमार अग्रवाल, एंड उनका जो प्री इशू मीन्स इशू आने से पहले वो होल्ड करते थे 95%, एंड इशू आने के बाद वो होल्ड करेंगे 60%। अब आज अगर आप मुझसे पूछते हैं कि ये कंपनी का वैल्यू कितना है अकॉर्डिंग टू ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ 25 to 30 करोड़ के आसपास इस कंपनी का कुछ वैल्यू है, ओके। बट ये कंपनी इस वैल्यूएशन पर, मतलब ये कंपनी का जो वैल्यूएशन है, अगर उससे हम EPS और PE रेशियो डिराइव करते हैं तो EPS निकल के आता है लेटेस्ट, अगर हम करंट क्वार्टर का देखें मैं एकदम लेटेस्ट, तो 1.42 अर्निंग पर शेयर, एंड PE रेशियो निकल करके आता है 21.12, ओके। 21.12 PE रेशियो निकल के आता है, 1.42 EPS निकल के आता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लगा, बहुत ज़्यादा कैची नहीं, बट हाँ ऑब्वियसली ये कंपनी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पर मतलब लिस्ट होने की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मतलब हाई वैल्यूएशंस पर ये कंपनी अपना ऑफर को नहीं लेके आया है। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा मांग रहा है, ठीक है, ये कंपनी डिसेंट वैल्यूएशन अपना मांग रहा है, बट येस आई विल से कि ठीक है, बट इससे भी कम हो सकता था, ठीक है। एंड अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है, ये लिस्ट होने वाले BSE SME में, जिसका मतलब मैं समझाना है आपको, ओके। यहाँ पर 2 कैटेगरी के IPO होते हैं, एक नॉर्मल IPO, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ इस तरीके से आते हैं, ठीक है, 1000 करोड़ जैसे जोमेटो नाइका ये सब आए थे, मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ जनरल पर्पस। तो IPO जो होते हैं वो एक हो गया नॉर्मल, ठीक है, मैं आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं समझाऊँ, बहुत ईजी वे में समझाऊँ। दूसरे होते हैं BSE SME, तो बेसिकली BSE SME नहीं, BSE को आप हटा दिए SME का फुल फॉर्म होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, मतलब जो भी कंपनी बहुत छोटी रहती है, ठीक है, जस्ट स्टार्ट हुई है, कुछ साल हुए हैं, या बहुत छोटा वैल्यूएशन पे 10 करोड़ 1 करोड़ 20 करोड़, ये सब कंपनीज, ठीक है, ये सब कंपनीज को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में हम लिस्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड ये कंपनी एज ए बहुत रिस्की रहती है, तो ये कंपनी दोनों एक्सचेंजेस में लिस्ट नहीं हो पाती क्योंकि ज़्यादा स्पेस ही नहीं रहता। तो ये कंपनी लिस्ट होती है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के SME सेगमेंट में, ठीक है। ये वहाँ पे, मतलब ये शेयर को अगर आपको खरीदना है या बेचना है, क्या आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कर सकते हैं? नहीं कर सकते, NSE में आप इसको नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा, अगर मैं इस IPO में, ठीक है, अब आपको इस IPO का पूरी मैं ओवरव्यू दे दिया हूँ कि IPO में क्या होने वाला है, ठीक है। अब अगर मैं इस IPO में आपको एक एक करके नेगेटिव्स बताऊं, क्योंकि मेरे नज़र में बहुत सारे नेगेटिव्स हैं। पहला नेगेटिव, ये BSE SME सेक्टर में होने वाला है, ठीक है। ये क्यों नेगेटिव है? क्योंकि एक तो लिक्विडिटी बहुत कम रहेगा, ऑब्वियसली सिर्फ BSE में रहेगा तो लिक्विडिटी कम है। दूसरा, ये IPO में एक एक जन के पास 1,20,000 का वैल्यू है, ठीक है। अगर 10 करोड़ इस IPO का साइज है, ठीक है, और 1,20,000 अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, तो ये शायद, अगर मैं अपने कैलकुलेटर में ही करूं, तो ये शायद कुछ 833 पीपल आएंगे। मीन्स अगर मैक्सिमम पे देखा जाए, सब अगर एक एक लॉट करके भी करे, तो इसमें मैक्सिमम 833 जन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा होता नहीं है, HNI तो ज़्यादा लॉट खरीद लेंगे, कुछ रिटेल लोग जिसको ज़्यादा भरोसा है वो ज़्यादा लॉट खरीदेंगे, 10 लॉट भी हो सकता है खरीद ले, 20 लॉट भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिक्विडिटी मीन्स जब आप सेल करना चाहेंगे, जब आप बाई करना चाहेंगे, इजीली नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है डिले हो सकता है ना हो, लिक्विडिटी क्रंच रहने वाला है क्योंकि ज़्यादा लोग हैं ही नहीं, ठीक है। सेकेंड नेगेटिव होने वाला है कि यहाँ इस कंपनी का जो भी परफॉर्मेंस है
जो भी बिजनेस है, जो भी ब्रांडिंग है, उसके सामने बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स खड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा। और जो कि ऑब्वियस का बात है, बिस्किट्स में अगर आप बोलेंगे तो आप सभी जानते हैं, ब्रिटानिया, नेस्ले, ओके, ये सब मतलब बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो बिस्किट्स एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। दूसरा अगर मैं ऑयल में बोलूँ तो सबसे बिगेस्ट कंपटीटर है दो, पतंजलि एंड साथ ही साथ में आप कहा जाएगा अदानी विल्मर, ठीक है, जो कि ब्रांडिंग करता है, मतलब जिसके अंडर में फॉर्च्यून का ब्रांडिंग होता है। सो इसलिए आज इस कंपनी के सामने एक बहुत ज़्यादा कंपिटिटर्स है, जो कि इस कंपनी का बिजनेस को कम चांसेस, बहुत लेस चांस बना देता है कि कंपनी एक टाइम पे बहुत मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है। ठीक है, दे सकती है ऑब्वियसली, मैं किसी के बिजनेस पे डाउट नहीं कर रहा, बट मैं बता रहा हूँ कि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर्स है, तो इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं बचा इस इंडस्ट्री में। उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो ये कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत ज़्यादा सेल नहीं हुए। इस कंपनी को स्टैब्लिश हुए हुए मोर देन 20+ ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है, बट फिर भी ये कंपनी के बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं हुई है। नेक्स्ट नेगेटिव का मैं बात करूँ तो ये कंपनी का मैक्सिमम सेल्स, ठीक है, मैक्सिमम सेल्स जिसको बोलते हैं ना, वो आ रहा है ऑयल को सेल करके, जो कि बहुत ख़राब चीज़ है। अगर आप यहाँ पे सेल्स स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, आई होप सबको दिख रहा होगा, मैं स्टिल आपको रीड करके बताता हूँ। यहाँ पर जो सेल हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर चलते हैं, ऑयल का मैक्सिमम सेल, जैसे अगर अभी फर्स्ट क्वार्टर की ही बात करते हैं तो 1381 मीन्स 13 करोड़ के लगभग लगभग सेल हुआ है। उसमें 12 करोड़ का तो सिर्फ ऑयल बिका है, ठीक है, और बाकी ये 10 लाख का बिस्किट बिक गया, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका मोर देन 90% जो सेल्स है वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल का हो रहा है। बाकी जो इसके बिजनेस मॉडल में आते हैं, ठीक है, जो कि ट्रेडिंग ऑफ एडिबल ऑयल, वो तक उतना अच्छा सेल्स का परसेंटेज होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, वो भी बहुत कम। तो अगर हम आज इस बिजनेस को ये बोलते हैं कि ये बिजनेस का जो भी 3 मॉडल बिजनेस था, ठीक है, ये 3 मॉडल बिजनेस था ना, उसमें से अगर हम देखें तो ये बन के रह चुका है 1 मॉडल बिजनेस, क्योंकि बाकी 2 मॉडल से इसके जो भी रेवेन्यू, मतलब जो भी रेवेन्यू का शेयर है, वो लेस देन 10% है, ठीक है। अगर हम सेगमेंट को रिपोर्ट करें या मतलब प्रोडक्ट वाइज, तो यहाँ पर एक सेगमेंट से आ जा रहा है मोर देन 90% ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये नेगेटिव है कि ये जो कंपनी है वो डिपेंडेंट है अपने सिर्फ एक बिजनेस मॉडल पे, जबकि ये 3 बिजनेस मॉडल पे काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव मेरे तरफ से हो जाता है कि इसका जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है वो ना है, कुछ भी ये कंपनी एडवर्टीजमेंट में खर्च नहीं करती है। बिजनेस प्रमोशन में भी ये कंपनी आज कितना 1 लाख 2 लाख रुपए सिर्फ खर्च कर रही है सालाना, ठीक है, या आप कह सकते हैं क्वार्टरली 1 लाख रुपए खर्च कर रही है। तो इसके एडवर्टीजमेंट एंड बिजनेस प्रमोशन, आज ये कंपनी जिस बिजनेस को डील करी है, बिस्किट्स, ऑयल, ये जब तक एक कंज्यूमर को पता ही नहीं चलेगा कि ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है, जैसे मुझे पता भी नहीं था, तो हम क्यों कंज्यूम करेंगे, ठीक है। सो ये कंपनी मतलब इस टाइप के जो बिजनेस होते हैं, इस टाइप का बिजनेसेस में जो कंपनीज होते हैं, उनको अपना जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होता है, जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर होता है, वो एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और साथ ही साथ में फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब में जाता है, ठीक है। तब जाके वो कंपनी का अगर प्रोडक्ट में दम रहता है, वो कंपनी का अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहता है, तो वो कंपनी का जो बिजनेस रहता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अदरवाइज वो बिजनेस फेल होना ही है। 100% तो नहीं मैं कुछ भी कह सकते हैं इस दुनिया में, बट हाँ 98% वो कंपनी फेल करेगा ही बिजनेस। अब आप बोलेंगे कि 100 करोड़ का तो सेल आज हो गया, 20+ ईयर्स में इतने सारे इन्वेस्टमेंट करके आज 100%, आज अगर आप देखेंगे ईपीएस मीन्स 1.42, इतना लेस ईपीएस, ठीक है। तो इसलिए ईपीएस तो नहीं है ना, अर्निंग पर शेयर, मतलब आज हमने जितना इन्वेस्ट किया हमें क्या उतना मिल रहा है, नहीं, बहुत कम मिल रहा है, ठीक है। तो मैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को ये बहुत रिस्की लग रहा है। रिस्की के साथ ही साथ लॉजिकल है मेरे लिए इसमें इन्वेस्ट नहीं करना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि रिटर्न्स नहीं दे सकता, इसमें डिमांड क्रिएट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि मैं बस अल्टीमेट डिसीजन अपना दे दिया वही सही होगा। मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ कि मेरे लिए कंपनी, मुझे आज के दिन पे कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कंपनी का जो बिजनेस है उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर्स खड़े हुए हैं। ये कंपनी आज एडवर्टीजमेंट करके भी इस बिजनेस को कॉम्पिटिटर्स के सामने नहीं ला सकती, क्योंकि
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ना कुछ भी नहीं है। ये कंपनी का पूरा बिजनेस टिका हुआ है सिर्फ और सिर्फ ऑयल के सेल्स पे, ठीक है। एक बार वो इम्पैक्ट हुआ तो पूरा बिजनेस हिल जाएगा, ठीक है। ये कंपनी का अगर आप बोलेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब अगर मैं और अंदर जाऊं, क्योंकि एक एक लॉट होने वाला है 1,20,000 रुपीज़ का, तो कोई भी रिटेल इंसान, और ऑब्वियस का यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम होने वाला है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो इसलिए हम लोगों को इसमें बहुत डेप्थ में जा करके हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ता है, जो कि मैंने किया है, ठीक है। सो ट्रेड रिसीवेबल्स का अगर मैं यहाँ पे एजिंग रिपोर्ट देखूँ, ठीक है, एज रिपोर्ट देखूँ, तो यहाँ पर जो भी ट्रेड रिसीवेबल्स है उसमें, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब जिससे हम पैसा पाते हैं डेटर्स, 10% से भी ज़्यादा 3 साल से ज़्यादा हो गए वहाँ से पैसा नहीं मिला है, ठीक है, इस तरीके से है। तो ऑब्वियस का बात है कि मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ख़राब नंबर है, बट हाँ ये सब चीज़ को कंसिडर किया जाएगा। एंड क्यों किया जाएगा? बिकॉज ये बिजनेस में यही सब चीज़ है जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। और इसी के साथ मैं अपना फाइनल कंक्लूजन एंड ओपिनियन में जाता हूँ कि आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन दिस IPO, ठीक है। एंड ये IPO ऑब्वियस का बात है कि कल से ही ओपन हो रहा है। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, ये शायद 20 नवंबर है 2022। सो यस, कल से IPO ओपन हो रहा है। सो ऑल द बेस्ट टू द इन्वेस्टर्स हु आर इन्वेस्टिंग इन दिस IPO। एंड देखते हैं क्या होता है इस IPO में। ऑब्वियसली आई विल बी हैप्पी जो इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अच्छा ग्रोथ के साथ अपना पैसा बनाए, उनका पैसा ग्रोथ हो। बट येस, आई एम नॉट इन्वेस्टिंग। एंड जो भी डिफेंसिव इन्वेस्टर है, जो भी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड रिस्क बेयर करते हैं, जिसको बोलते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर्स, वो इस IPO से, या वो कोई भी SME IPO, जब तक वो बहुत ही अट्रैक्टिव बिजनेस नहीं लाता, जो मैं आपको ऑब्वियस का बात है कि कोशिश करूंगा हर SME IPO को मैं यहाँ पे बता देने का, उससे आप बहुत दूर रहें, ठीक है। नॉलेज पर्पज़ के लिए यस उसको देखिए, बट यस इन्वेस्ट मत कीजिए कोई भी डिफेंसिव इन्वेस्टर है, बिकॉज अगर कुछ गलत हुआ यू विल नॉट बी, यू कांट बियर दैट, ठीक है। ये वन वेरिएबल बन जाएगा आपके लिए। सो इसीलिए बहुत रिस्की रह जाएगा, आपको बहुत इफेक्ट करेगा, तो आप दूर रहें। जो भी डिफेंसिव इन्वेस्टर्स हैं, BSE SME, मतलब इस तरीके के SME IPO से दूर रहें। यस, जो रिस्क ले सकते हैं वो एनालाइज करें और वो करें इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर उनको अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और टिल देन बाय बाय, टेक केयर।